again, most welcome in business classes. I am Kushal. Today we will start principles of administrative management. बेसिकली हम बात करें अगर 12th बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर बेटा हमारे पास दो तरह की मैनेजमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सेकंड वन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर मैंने अपना वीडियो बना दिया है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो. एंड यू नो वेरी वेल कि माय चैनल नेम इज बिजनेस क्लासेस बाय कुशल सर एंड माय नंबर इज 9729954179. कोई भी किसी बच्चे को भी डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, तो वहां जाके मुझे आप कोई भी कमेंट कर सकते हो. कोई भी डाउट्स है तो डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं. ओके चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो जानने और देखने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन. ठीक है, ओके चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मूड के साथ. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और एक नाम और है इसका जिसको हम कहते हैं जर्नल मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? जर्नल मैनेजमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड वी कैन से जनरल मैनेजमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन सभी का मैं क्लियर कर देता हूं. जो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का बनता है कि हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट. तो फादर ऑफ द नेम ऑफ पर्सन इज हेनरी फ्योल. जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे बेटा वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इट वाज गिवन बाय वी कैन से जो दिए थे वो दिए थे हेनरी फ्योल ने. नाम मैं लिख देता हूं यहां पे. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनको हम फ्योल्स प्रिंसिपल के नाम से भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि ये फ्योल ने दिए थे तो हम बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा है उसके फादर का नेम क्या है? FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. वो एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है ना, बट यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं. FW टेलर कौन थे? उन्होंने अपना इवन किसी भी एक फॉर्म्स को लेके कोई प्रिंसिपल्स दिए थे. और एक चीज और, प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में दो चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. वो दो चीजें क्या है, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? फर्स्टली कि योर प्रिंसिपल एंड आवर प्रिंसिपल दोज वी आर डिस्कसिंग इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट बी रिजिड. फ्लेक्सिबल मींस कि वी कैन चेंज, वी कैन मैनिपुलेट एज पर टाइम, एज पर एनवायरनमेंट, एज पर कंडीशंस. ठीक है. एंड एक चीज और इसमें बोली गई है कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे बेसिकली वो डायरेक्ट होने चाहिए, रिलेटेड टू वर्क होने चाहिए, रिलेटेड टू पर्सन होने चाहिए. ठीक है ना, एंड इट शुड नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग आल्सो. ठीक है, दो चीजें याद रखते हैं. तो आज हम फोकस करते हैं सीधा बेसिकली कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वीडियो जो मेरी होगी अभी हम बात करेंगे फर्स्ट 7 पे, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 7 पे. टोटल 14 है. हाउ मच माय डियर? 14 प्रिंसिपल इज गिवन बाय हेनरी फ्योल. द नेम ऑफ पर्सन, द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल मैनेजमेंट. ओके, यस और नो? चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल का नेम क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क. फर्स्ट प्रिंसिपल का नेम क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क. काम को बांटना. डिवीजन मतलब बांटना, डिवाइड करना. ठीक है, देखो दो चीजें होती है बेटा. एक तो जनरली सपोज हम 4 लोग मिलकर, मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, हम 4 लोग मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं. और मैं कहता हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं कुकिंग का काम करूंगा, मेरा जो फ्रेंड दूसरा है वो गेस्ट को इनवाइट करेगा. ठीक है, तीसरा फ्रेंड जो है वो क्या करेगा, इवन कैटरिंग करेगा, या चौथा कोई और भी काम करेगा. लेकिन ये तो हमने ये भी क्या किया, ये भी डिवीजन ऑफ वर्क किया है, ये भी एक तरह का डिवीजन ऑफ वर्क है. बट यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली बेटा. डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है उसका मीनिंग क्या है? द होल वर्क should be divided into subparts and each part must be assigned or allotted. Each part
must be assigned or allotted to specialized person। मेरी बात समझ आई? मैंने बहुत ही मतलब टुकड़ों में बांट के आपको मीनिंग बताया, बहुत आसान है बेटा। डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना वो बेसिकली स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि दोस पर्सन हु आर स्पेशलाइज्ड इन अ स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है वो काम उसको अच्छी तरह से आता है, हम उससे वही कर रहे हैं। पहले तो क्या करें, सारे काम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है सभी को? सपोज मैं बात करता हूँ कि मैंने लेक्चर स्टैंड बनवाने हैं, तो लेक्चर स्टैंड बनवाने के लिए मैंने क्या किया, एक मैं कारपेंटर के पास गया, मैंने कहा भाई ऐसा करो लेक्चर स्टैंड बना दो 10 लेक्चर स्टैंड मुझे इवन विद इन 2 और 3 डेज के अंदर चाहिए। तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, एक तो वो अकेला लेक्चर स्टैंड बनाए, पहले उनकी कटिंग करे, फिर उनकी सैम्पलिंग करे, फिर पॉलिशिंग करें, उसके बाद फिर वो करे, उसमें टाइम टेकिंग रहता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, वो इस प्रिंसिपल का, स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल का बेनिफिट ले सकता है कि जिस काम में जो पर्सन एक्सपर्ट है वो उससे वो काम करवाए। कटिंग वाले से कटिंग का, जो लकड़ी को काटेगा, ठीक है, जो असेंबलिंग का एक्सपर्ट है वो असेंबलिंग का काम करेंगे, जो पॉलिशिंग वाला एक्सपर्ट है वो पॉलिशिंग करेगा उसकी, ठीक है ना। उसके बाद जो असेंबल करेगा, इंटीग्रेट करेगा, उसको हम वो काम दे सकते हैं। इससे हमारा काम बेहतर तरीके से इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में होगा। मेरी बात समझ आई? एक और एग्जांपल के साथ यहाँ बात करते हैं। सपोज हमने टारगेट बनाया कि हमने नेक्स्ट मंथ में 10,000 यूनिट्स बनानी है। हमारा टारगेट कितने का है? 10,000 यूनिट्स का। अब एक डिपार्टमेंट हमने कहा चलो ये काम करते हैं, सब मिलकर 10,000 यूनिट्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सपोज ये हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, ये सॉरी इवन मार्केटिंग कह लो, और ये फाइनेंस का है, ठीक है। ये बेसिक 4 डिपार्टमेंट है हमारे, ठीक है जी। यस और नो? हमने इन चारों को बोलते हुए 10,000 हमको यूनिट्स बनानी है, कुछ भी करो चाहे। अब इनमें से क्या होगा, अभी परचेज वाला ज्यादा काम करेगा, सेल वाला बेचे ना बेचे, मार्केटिंग वाले का अपना काम है, फाइनेंस वाले की अपनी प्रॉब्लम है। इससे बेटर हमने क्या किया कि परचेज वाले को एक काम देते भी, आपका काम है परचेज करना, आप परचेज में एक्सपर्ट हो, परचेज करिए। सेल वाले काम आपको सेल करना है, ज्यादा फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा, सेल और मार्केटिंग पे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का बेसिकली फंड्स को एलोकेट करना है, जिसको जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो उतना पैसा उससे ले सकता है। तो बेसिकली हम कहना क्या, मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं बेटा कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि एक काम को टुकड़ों में बांटकर और उस टुकड़े को, जो छोटा सा पार्ट हमने जो डिवाइड किया है, जो भी हमने टास्क डिवाइड किया है, ठीक है ना, वो स्पेशलाइज पर्सन से करवाना। जैसे मैंने अपना एग्जांपल फर्स्ट में दिया था कि हम 4 लोग मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने ऐसे बोलते हुए आप ये करोगे, ये करो, ये करेगा, वो ये करेगा। लेकिन इससे बढ़िया अगर मैं स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल की बात करूं तो होगा क्या, सपोज मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूं तो मैं कुकिंग करूंगा, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो मैं घर पे अपना कुकिंग करूंगा बिकॉज आई माई स्पेशलाइजेशन इन कुकिंग, ठीक है ना। आई बात समझ? कोई दूसरा पर्सन जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जो गेस्ट को अच्छी तरह इन्वाइट कर सकता है, वो गेस्ट इन्विटेशन में उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन ऐसा है जो अरेंजमेंट अच्छी कर सकता है, वो अरेंजमेंट में लग जाएगा। फोर्थ ऐसा है जो म्यूजिक में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में अच्छा है, तो वो म्यूजिक को हैंडल कर सकता है। तो ऐसे हम काम को डिवाइड करके उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योर्ड का, डिवीजन ऑफ वर्क। कंप्लीट? एनी डाउट? ठीक है। मीनिंग क्या था इसका? द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स and each part must be allotted or assigned to specialized person, those person who are able and capable to complete the task. able and capable दोनों चाहिए, mentally और physically दोनों, ठीक है। चलिए सेकंड जो टॉपिक हमारे पास है, इसके अंदर हम बात करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो 2 वर्ड होते हैं बेटा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पहले दोनों को अलग अलग करके बताता हूँ कि होता क्या है, फिर हम प्रिंसिपल के साथ उसको कोरिलेट करते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक एनी डिसीजन। सपोज यू आर मैनेजर इन अ रिलायंस कंपनी, ठीक है। विच टाइप ऑफ मैनेजर? सपोज यू आर परचेज मैनेजर, तो यू हैव पावर टू परचेज एनीथिंग दोज आर बेनिफिशियल फॉर आवर बिजनेस। आप बार बार फोन तो नहीं करोगे सर मैं इतना परचेज करूं, ना करूं, ये करूं, वो करूं। अगर सपोज आप मैनेजर हो
और मैनेजर की पावर ही आपके पास नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है, तो काहे के मैनेजर भाई, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। पावर किस चीज की, उस पोस्ट से रिगार्डिंग वो डिसीजन ले सकता है जो उस पोस्ट की है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, किसी भी स्कूल में बात करें तो प्रिंसिपल सर के पास जो होती है वो प्रिंसिपल की पावर होती है, चेयरमैन सर के पास जो है वो चेयरमैन की पावर है। एक क्लास इंचार्ज के पास भी अथॉरिटी तो होती है, वो अथॉरिटी उस क्लास को हैंडल करने की है, उस क्लास से ओरिएंटेड जितनी भी पावर है वो उसके हाथ में होती है। बट सुप्रीम पावर हमेशा अथॉरिटी पर्सन जो होते हैं, हमारे जो टॉप पर्सन होते हैं, जैसे हम बात करें स्कूल में चेयरमैन सर, उनके हाथों में होती है। अगर मैं कंपनी को लेकर बात करूं तो जो हमारे जो ओनर्स होते हैं, जो इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इश्यू करते हैं शेयर, उनके पास होती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, पावर, ठीक है भाई। सेकंड जो वर्ड है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बेसिकली एक जनरल सेंस में बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेवारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेवारी। और बेसिकली होती क्या है वो, उसमें हम बात कर रहे हैं कि जब एक पर्सन को कोई भी काम हम अलॉट कर रहे हैं ना, किसी भी पर्सन को कोई भी काम जब दिया जाता है तो वो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उसको जिम्मेवारी दे रहे हैं, और उस पर्सन के लिए वो उसकी मैंडेटरी एस्पेक्ट है कि वो उसको परफॉर्म करेगा ही करेगा। जैसे मैंने क्या किया, ये सपोज हम बात करें यहाँ पे, ये परचेज डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे परचेज मैनेजर है, ये परचेज मैनेजर है, इसके नीचे जो पर्सन काम कर रहा है वो है परचेज सुपरिटेंडेंट। कौन काम कर रहा है, परचेज सुपरिटेंडेंट या परचेज सुपरवाइजर। अब परचेज मैनेजर ने परचेज सुपरवाइजर को बोला कि भाई एक काम करो, कल तक ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई काम दे बेसिकली, ओके, कल तक मुझे ये प्रोजेक्ट, ये वर्क जो आज इनकम्प्लीट है, कोई भी हम बात करें, मशीन की बात करें, किसी भी चीज को लेके, वो हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो भी जरूरत चाहिए, जो भी जरूरतमंद चीजें हैं, जो भी आपको चाहिए मुझे बताइए। तो बेसिकली उसने किया क्या है, परचेज मैनेजर ने परचेज सुपरवाइजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपका ये काम है, ये काम करिए, ठीक है भाई, मेरी बात समझ आई। अब परचेज सुपरिटेंडेंट या परचेज सुपरवाइजर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फुलफिल करना उसकी एक जिम्मेवारी बन जाता है कि उसको वो निभाए, उसे वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो बेसिक चीजें हैं जो सेकंड प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, और इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर कट, वेल डिफाइंड। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, चाहे बिजनेस की बात करो, नॉन बिजनेस की बात करो, एक जनरल सेंस की बात हम करें, हर एक ग्रुप के अंदर बेटा, हर एक बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, वहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट, वेल डिफाइंड होती है। क्लियर कट, वेल डिफाइंड, इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन दे शुड नो वेरी वेल कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आई बात समझ, यस और नो। जैसे मैं बात करूं परचेज सुपरवाइजर्स के नीचे कौन काम करता है, उसके नीचे होते हैं उनके एम्प्लॉइज, ठीक है। आगे सुपरवाइजर किससे काम लेते हैं, फिर आगे एम्प्लॉइज से। तो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी जो मूव करते हैं वो करते हैं टॉप टू बॉटम। ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉइज की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे मूव करेगा, एम्प्लॉइज आगे बताएगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बताते आगे मैनेजर को, ठीक है। ये एक यू कैन से फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया जाता है। इसी को बोलते हैं कि व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन। सभी को पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस के अंदर हु इज योर सुपरवाइजर एंड हु इज योर बॉस एंड हु इज योर एम्प्लॉय, उसी को बोलते हैं ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर कट, वेल डिफाइंड। इसका आपको बहुत फायदा मिलता है, डिस्प्यूट्स नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है ना। नो रिपीटिशन ऑफ वर्क होता है, सब काम बिल्कुल, यू कैन अचीव योर टारगेट वेरी इजीली एंड यू कैन यूज योर, यू कैन से रिसोर्सेज ऑप्टिमम मैनर, वो सारी चीज इसमें आ जाती है। तो सेकंड प्रिंसिपल का नेम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है भाई। अब आता है थर्ड। देखो एक चीज याद रखना बेटा, जब ये प्रिंसिपल हमारे सामने आते हैं ना तो बच्चे केस स्टडी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्या करें क्या ना करें। आपको दो चीजें याद रखनी है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशन है बेटा वो है पोस्ट से रिगार्डिंग, किसी वर्क से रिगार्डिंग। बट जो डिसिप्लिन है ना वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। और यहाँ पे हमको जो वर्ड जो आइडेंटिफाई करना है वो है
रूल्स एंड रेगुलेशन का, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है भैया, इसका मतलब कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं पोस्ट को लेकर, वर्क को लेकर, टास्क को लेकर, एक्टिविटी को लेकर। बट इन केस ऑफ डिसिप्लिन, देखो बेसिकली हम बात करें अगर कोई पर्सन है वो टाइम पे नहीं आ रहे तो वो भी डिसिप्लिन का पार्ट है। इट मींस दे आर वोलेटिंग, बोथ आर वोलेटिंग डिसिप्लिन। एक पर्सन को हमने काम दिया, उसने उसको मना कर दिया, उससे बदतमीजी कर रहा है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो भी किसका पार्ट बन जाता है, डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अगर मैं जनरली एक जनरल सेंस से बात करूँ, डिसिप्लिन को हम बोलते हैं 100%। ईच एंड एवरी वर्क शुड बी कंप्लीट इन इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। एक चीज और है, आप जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, हमारा डिसिप्लिन का। थर्ड जो है ना बेटा, वैसे एक चीज और बताऊं मैं सबको, डिसिप्लिन एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी बिजनेस के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है और इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर हर एक पर्सन डिसिप्लिन में रहे तो उसकी लाइफ अपने आप इंप्रूव हो जाती है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो अपने सारे काम डिसिप्लिन मैनर में करता है ना, तो उसको नो इशू एंड नो नीड टू टेक एनी टेंशन रिगार्डिंग योर टारगेट। आप डिसिप्लिन में रहिए, टाइम मैनेज करिए, एवरीथिंग शुड बी वी कैन से फाइन, डोंट वरी। चलिए, तो फर्स्ट वन डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वन क्या था हमारा, डिसिप्लिन। फोर्थ हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ होता क्या है जनरली। यहाँ हम बात करते हैं, देखो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच, ये हमारी सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, सपोज ये मैनेजर है और इसके नीचे 3 पर्सन काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज 1, एम्प्लॉइज 2, एम्प्लॉइज 3। ठीक है, यस और नो। एक मैनेजर जो है एक टाइम पे 3 लोगों को कमांड दे रहा है। यहां हम बात करें अगर इस केस में मैनेजर 1, मैनेजर 2, इस केस में एम्प्लॉइज भी 3 है, एम्प्लॉइज 1, एम्प्लॉइज 2, एम्प्लॉइज 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर मैनेजर 1 इनको भी कमांड दे रहा है, इसको भी कमांड दे रहा है वो, और आगे वो इसको भी कमांड दे रहा है। सेम मैनेजर 2 भी इसको कमांड दे रहा है भाई, इसको भी कमांड दे रहा है, और इसी टाइम पे इसको भी कमांड दे रहा है। तो ये जो अप्रोच है ना, इसी को बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड। और ये जो अप्रोच है बेटा, इसको बोलते हैं वोलेटिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। अब बात आती है सर यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि आर सबऑर्डिनेट, या फिर हम बात करें कि एम्प्लॉइज दे विल रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन एट वन टाइम, कि एक टाइम में एक ही पर्सन से ऑर्डर रिसीव करेंगे। ये कहना किसका है, हेनरी फ्यूज का। उनका ये प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। मतलब एक टाइम पे अपने एम्प्लॉइज, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, कमांड देने वाला पर्सन एक ही होगा, 2 नहीं होगा। सपोज हम बात करें, ये मैनेजर, परचेज मैनेजर है, ये अपने एम्प्लॉइज को कमांड दे रहा है, तो ये समझ जाएंगे कि हमने ये बोला है और ये करना है। लेकिन यहां पे हम बात करें, ये परचेज मैनेजर है आपका और ये आपका सेल मैनेजर है, ठीक है, और एम्प्लॉइज वो 3 ही है, तो ये तीनों एम्प्लॉइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि परचेज वाले की माने या सेल वाले की माने। परचेज वाला काम कहता है ये वाला टेक्निक के साथ काम करो, सेल वाला कहता है ये वाले काम उससे काम करो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ आई बात, यस और नो। एक चीज और मैं बताता हूं आपको जो बहुत फायदेमंद है बेटा फ्यूचर में आपके बोर्ड के एग्जाम के कारण भी, ठीक है ना। वहां पे आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा लिखा हुआ, इसको बोलते हैं ड्यूल सबऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं, ड्यूल सबऑर्डिनेशन। जब भी वर्ड लिखा है ना अवॉइड ड्यूल सबऑर्डिनेशन, उसका मतलब वो बात कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड की। ड्यूल सबऑर्डिनेशन का मतलब कि एक टाइम पे एम्प्लॉइज को जो ऑर्डर देगा पर्सन, जो कमांड देगा वो एक ही होगा भाई, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं वन हेड वन प्लान। ओके, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वन हेड वन प्लान के साथ
लिख देता हूं मैं यहां पे, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, ये हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। सेकंड जो हमारा आता है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इसका नेम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सेकंड प्रिंसिपल का नेम क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। एक होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, एक होता है डिविजनल मैनेजर। दोनों का मीनिंग और दोनों में डिफरेंस समझ लो, ये प्रिंसिपल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। डिपार्टमेंटल मैनेजर का मतलब, डिपार्टमेंटल मैनेजर कौन होता है, दोज पर्सन हु विल बी द हेड ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। जो पर्सन किसी पर्टिकुलर हेड का या उस वी कैन से डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। जैसे सपोज मैंने यहां बात की थी, परचेज मैनेजर विल बी कंसीडर परचेज डिपार्टमेंटल मैनेजर। ओके, एज इट इज सेल मैनेजर will be considered the head of sales department, finance manager will be considered as per the finance department। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि सर डिविजनल मैनेजर क्या होते हैं। देखो, डिविजनल मैनेजर का मतलब क्या है, मैं इसको के साथ क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना सभी। देखो इधर सुनिए, सपोज आप दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक तो आपका क्या है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, दूसरा है मेटल प्रोडक्ट। एक तो आप बना रहे हो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सेकंड क्या बना रहे हो, मेटल प्रोडक्ट्स। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर आपके कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, सपोज परचेज, सेल, मार्केटिंग, एडमिन। ठीक है, एज इट इज मेटल प्रोडक्ट्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं आपके, वही परचेज, सेल, मार्केटिंग और एडमिन। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या डिसाइड कर दिया, डिपार्टमेंट को कौन हेड करेगा, उसका मैनेजर, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। लेकिन अब बात आती है कि भाई जो ये प्लास्टिक इस डिवीजन को जो हेड करेगा ना, जो कंट्रोल मैनेज करेगा, उसको बोलते हैं डिविजनल मैनेजर। ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिविजनल मैनेजर। समझेगा, सेम है जो ये मेटल प्रोडक्ट है, मतलब डिविजनल मैनेजर की पोस्ट डिपार्टमेंटल मैनेजर की पोस्ट से ऊपर होती है। डिविजनल मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपीरियर कंसीडर होता है। समझ आई बात, ठीक है ना। अब स्पेशलाइजेशन केस में बात करें तो डिपार्टमेंटल मैनेजर की ज्यादा होती है, डिविजनल मैनेजर की कम होती है। बट पोस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो उसकी पोस्ट डिपार्टमेंटल से ज्यादा होती है। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर हम बात करते हैं वन हेड वन प्लान की, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वहां पे हम बात करेंगे वन हेड वन प्लान वन वर्क। ओके, एनी डाउट, रिपीट करूं, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब बात आती है हमारे सिक्स प्रिंसिपल की, काफी लंबा सा लिखा हुआ मैंने, ध्यान से सुनना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। देखो इसका मीनिंग पता क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सपोज मैं किसी फर्म में काम करता हूँ, ठीक है, और मैं हूँ एक परचेज मैनेजर, रिलायंस में इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और मैं क्या हूँ, एक परचेज मैनेजर हूँ। तो परचेज मैनेजर होने के नाते मेरे में पूरी पावर है परचेज करने की। मैं मार्केट में गया, मैंने देखा कि मेरे ब्रदर्स की दुकान ओपन है, वही मटेरियल जो मुझे चाहिए, कॉटन की बात करें, किसी चीज को लेके बात करें, ठीक है, मेरे ब्रदर की शॉप है। अब मैंने क्या किया, वो सामान जो मुझे चाहिए था बिजनेस के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, या फर्म जो ओपन की है बेसिकली, उसको मैंने अपने ब्रदर की शॉप से परचेज कर लिया। अब मेरे ब्रदर्स ने क्या काम किया, वो मटेरियल मुझे लो क्वालिटी का मटेरियल ज्यादा प्राइस पे बेच दिया, और मैंने भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ब्रदर की सेल हो रही है, अब उसका ही फायदा मेरा ही फायदा, घर की बात है। अब जब मैं उसको बिजनेस में लाया खरीद के, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो मतलब क्वालिटी उसकी कम हो गई, क्वालिटी कम होने से सेल कम हो गई, प्रॉफिट्स कम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्योल का मानना है कि हमें
एज ए एम्प्लॉइज, एज ए एवरी मेंबर्स ऑफ आवर बिजनेस, एवरी स्टेक होल्डर्स ऑफ ए बिजनेस, कि अपना जो इंटरेस्ट है ना, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, वी शुड टेक, वी कैन से सेकेंडरी, एंड बिजनेस प्रायोरिटी शुड बी प्राइमरी। कि बिजनेस को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए, चाहे आपका लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब उस केस में जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था आपके सामने, वहां पे अगर मेरा ब्रदर बैठा है लेकिन उसकी क्वालिटी चीप है, लो है, तो मैं वहां से परचेज ना करूं, परचेज करूं कहीं और से जिसकी क्वालिटी रीजनेबल है, हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब इन दैट केस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी एम्प्लॉइज दे थिंक दैट they believe also बेटा, they believe in that concept कि employees interest, employees benefits should be secondary and business benefits, business priority should be primary, is known as subordination of individual interest to general interest। ठीक है भाई। सेवंथ जो प्रिंसिपल है हमारा, जिसका नेम है रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। ध्यान से सुनना सभी, रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? पैसे। बेसिकली हम बात करें सैलरी वेजेस को लेकर, तो हेनरी फ्योर्ड का मानना है कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एवरी बिजनेसमैन दे थिंक अबाउट इट, वो क्या है कि जो भी सैलरी आप अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, किसी को भी दे रहे हो ना, वो सैलरी जो है एक तो फेयर होनी चाहिए, फेयर एंड कंपेटिबल होनी चाहिए। फेयर का मतलब एक मैनेजर को अगर लगता है कि उसका काम जो है जितने का है, मतलब 30,000 का काम वो कर रहा है और अदर फर्म्स के अंदर भी उसको 30 ही मिल रहे हैं, किसी अदर मैनेजर को सेम काम करने पे, सेम पोस्ट पे उतने ही मिल रहे हैं, तो आपको उसको देना चाहिए। अगर सपोज आप उसको कम पे करोगे और अदर फर्म्स में किसी अदर बिजनेस के अंदर उसको ज्यादा लगेंगे ना, कोई अदर फर्म्स उसको ज्यादा ऑफर करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा। तो इन दैट केस कि आर बिजनेस या रेम्युनरेशन एम्प्लॉइज क्या कहता है कि वी शुड प्रोवाइड द सैलरी ऑफ आवर एम्प्लॉइज एज ए फेयर और रीजनेबल। ठीक है ना, फेयर और रीजनेबल एंड कंपेटिबल, ये लाइन आप लिख लेना, फेयर, रीजनेबल एंड कंपेटिबल, बिकॉज दे कैन कंपैरिजन बिटवीन आवर सैलरी फ्रॉम अदर्स। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहेगा? आपके एम्प्लॉइज मोटिवेट रहेंगे, वो कभी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। और आप एक बात और, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी रहता है, कई बार वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, फिर वो दिक्कत जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने पढ़ा क्या है बेसिकली यार। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। ओके, ये थी मेरी वीडियो। जो फर्स्ट 7 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, पहले आप इनको नोट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा जो रिमेनिंग जो प्रिंसिपल बच गए हैं ना 8 to 14, हम उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।